हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों हम ग्वालियर का सिंधिया वंश को डिस्कस करेंगे। ग्वालियर का सिंधिया वंश डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें होलकर वंश और मराठाओं का उत्कर्ष हमने डिस्कस किए थे। आज हम ग्वालियर का सिंधिया वंश को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, इनकी राजधानियां देखेंगे और इनके प्रमुख शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें दोस्तों, तो बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद 1730 में राणोजी शिंदे जिन्हें सिंधिया कहा जाता था, राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और बाद में होलकर के समय ही उन्हें उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए थे, है ना। सूबेदार नियुक्त किया और बाद में होलकर के समान ही, जैसे होलकर को प्राप्त हुआ था ना, वैसे ही इनको भी उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो सिंधिया परिवार की अगर हम बात करें तो सिंधिया परिवार ग्वालियर का एक मराठा शासक परिवार था, जिसने 18वीं शताब्दी में एक महाकालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सिंधिया वंश ने, है ना। इस वंश की स्थापना राणोजी शिंदे ने की थी। शिंदे ने की थी दोस्तों, है ना, जिन्हें 1726 में पेशवा मराठा राज्य के जो राज्य मंत्री थे पेशवा, है ना। तो 1726 में पेशवा द्वारा मालवा का प्रभारी बनाया गया था और 1750 में मृत्यु होने से पहले राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी स्थापित किया था। उज्जैन को सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, और बाद में सिंधियाओं ने राजधानी को ग्वालियर की पहाड़ी दुर्ग पर ले जा लिया था। ग्वालियर में पहाड़ी दुर्ग पर ले गए थे दोस्तों, है ना। तो यहां पे समझ में आ गया। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की, आप लोगों को समझ में आ गया। देखो, सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में ग्वालियर स्थानांतरित कर दी गई थी, इतना याद रखना है। प्रमुख शासकों में देखें तो हम सबसे पहले आता है राणोजी सिंधिया का नाम। राणोजी सिंधिया इंपॉर्टेंट रहे हैं। राणोजी सिंधिया ये 1726 से लेकर 1745 तक के इन्होंने शासन किया है दोस्तों। तो सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। सिंधिया वंश के संस्थापक डायरेक्ट पूछा जाएगा तो राणोजी सिंधिया थे। यह वर्तमान भारत के जो मराठा साम्राज्य के एक महान सूबेदार थे। जो राणोजी सिंधिया थे, वर्तमान भारत में मराठा साम्राज्य के एक महान सूबेदार थे। वह बाजीराव प्रथम पेशवा की सेवा करते हुए प्रमुखता से उभरे दोस्तों, वहां उत्तर राज्य में मराठा शासन को फैलाने में मदद करने के लिए मल्हारराव होलकर के साथ शुरुआती अधिकारी में एक थे। दोनों लोग साथ में थे, मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया दोनों एक ही थे साथ में, है कि नहीं। जिन्हें पेशवा द्वारा शासन करने के लिए उज्जैन की संपत्ति दी गई थी। इसको राणोजी सिंधिया को पेशवा द्वारा शासन करने के लिए उज्जैन की संपत्ति दी गई थी, है ना। उज्जैन की संपत्ति दी गई थी और वहीं मराठा साम्राज्य के साहू के द्वारा दी गई थी। मराठा साम्राज्य साहू थे उस टाइम पे, मराठा साम्राज्य में साहू थे। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे शासकों का क्रम दिया हुआ है, तो इसको अपन देख लेते हैं। राणोजी सिंधिया सबसे पहले थे, है ना। 1726 से लेके 1745 तक के राणोजी सिंधिया ने शासन किया है। राणोजी सिंधिया के बाद जयप्पा राव सिंधिया 1745 से लेके 1755 तक के इन्होंने शासन किया है। इनका नाम याद रखना है। दूसरे नंबर में कौन बने थे? जयप्पा राव सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया भी रहे हैं दोस्तों। दत्ताजी सिंधिया जो है 1755 से लेकर 1760 तक के इन्होंने शासन किया है, दत्ताजी सिंधिया ने। दत्ताजी सिंधिया के बाद अगला नाम आता है जानकोजी सिंधिया ने 1760 से लेकर 1761 तक के इनका रोल काल रहा है, इनका शासन रहा है दोस्तों। राजा थे ये वहां के। इसके बाद महादजी सिंधिया का नाम आता है। महादजी सिंधिया जो है 1761 से लेकर 1794 तक के इन्होंने शासन किया है। महादजी सिंधिया नाम याद रखना है। इसके बाद आता है, इनके बाद दौलत राय सिंधिया राजा बनते हैं। दौलत राव सिंधिया ने 1794 से लेकर 1827 तक के शासन किया है दोस्तों। 1794 से लेकर 1828 तक के शासन किया है। उसके बाद आता है नाम जानको जी राव सिंधिया। जानको जी राव सिंधिया का नाम आता है।
जानकोजी राव सिंधिया ने 1827 से लेकर 1843 तक के शासन किया है। फिर जयाजी राव सिंधिया का नाम आता है, जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया जो है 1843 से लेकर 1886 तक के इनका शासन रहा है। उसके बाद माधोराव सिंधिया का नाम आता है, माधोराव सिंधिया। माधोराव सिंधिया शासक बनते, राजा बनते, क्या नाम था उनका? माधोराव सिंधिया। माधोराव सिंधिया 1886 से लेके 1925 तक के शासक रहे हैं। 1886 से लेके 1925 तक के। और अंतिम राजा थे जीवाजीराव सिंधिया। अंतिम राजा थे जीवाजीराव सिंधिया 1925 से लेके 1961 तक के इन्होंने शासन किया है दोस्तों, अंतिम राजा थे। तो ये क्रम अपने को थोड़ा बहुत पता होना और ये नाम याद रखना है कौन कौन रहे हैं करके। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख शासक अपने को पता चल गए, सिंधिया वंश के प्रमुख शासक, इनके नाम एक बार तो अपने कम से कम अपने को पढ़ा हुआ होना कि कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे थे जीवाजी राव की। तो जीवाजी राव सिंधिया, दोस्तों जीवाजी राव सिंधिया मैंने बताया था ये अंतिम महाराज थे, ग्वालियर के सिंधिया वंश के अंतिम महाराज थे, ग्वालियर के अंतिम महाराज थे जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया के समय ही मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलाकर एक मध्य भारत का गठन किया गया था और मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। क्वेश्चन आता है, मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी दोस्तों। इनकी पत्नी थी दोस्तों, जिसका नाम था, इनकी पत्नी जिसका नाम था विजय राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, विजया राजे सिंधिया इनकी पत्नी थी। अब इनकी पत्नी को राजमाता के नाम से भी जाना जाता था। राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो ये जीवाजी राव की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की दोस्तों। इनकी राजनीतिक जीवन देखो, 1961 में जीवाजी की मृत्यु होती है और 1962 में इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1962 में ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीती दोस्तों। ये कब? 1962 में। 1962 में ही कांग्रेस की टिकट पर 1962 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीती राजमाता विजया राजे सिंधिया ने। कांग्रेस की टिकट पर 1962 में लोकसभा चुनाव जीती दोस्तों। और बाद में ही कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, कार्यकाल खत्म होने ही वाला था, आखिरी एक साल पहले ही उन्होंने जनसंघ बाद में ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। जनसंघ की सदस्य भी रही हैं, जनसंघ ज्वाइन कर लिया था, जनसंघ की सदस्य भी रही हैं। तो ये जीवाजी राव, और इनके बारे में समझ में आ गया, इसकी पत्नी ये थी, है ना। उसके बाद क्या होता है, जीवाजी राव का एक लड़का होता है जिसका नाम है माधवराव सिंधिया दोस्तों। जीवाजी राव का एक लड़का होता है जिसका नाम क्या है? माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया इसका एकलौता पुत्र था। माधवराव सिंधिया इस जीवाजी राव का एकलौता पुत्र था। ये कई बार ग्वालियर के सांसद रहे हैं, कई बार ग्वालियर के सांसद रहे हैं और हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। हवाई दुर्घटना में इनकी निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, समझ में आ गया? हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये शुरुआत में इनने जब माधवराव सिंधिया ने जब अपना शुरुआती राजनीतिक जीवन शुरू किया था दोस्तों, उस टाइम पे जनसंघ में शामिल थे। पहले जनसंघ में शामिल थे, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा था इनने, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इतना समझ में आया। इसका लड़का जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसका लड़का जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की संसदीय सीट के प्रतिनिधित्व करते हैं, गुना से लड़ते हैं चुनाव, गुना की संसदीय सीट के प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले साल तक ये कांग्रेस में शामिल थे, पिछले साल तक आपने न्यूज में देखा होगा, पिछले साल तक के कांग्रेस में शामिल थे, अब बीजेपी के साथ है, अब बीजेपी के साथ है, इतना याद रखना है, अब बीजेपी के साथ है। तो समझ में आ गया। माधवराव, जीवाजी का पुत्र माधवराव था, माधवराव का पुत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर की कहानी खत्म। अब देखो इधर, जीवाजी राव और उसकी पत्नी राजमाता विजया राजे सिंधिया, इन दोनों की एक लड़की थी जिसका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ये बीजेपी में शामिल हुई दोस्तों और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, याद रखना है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, जो किसकी लड़की थी? जीवाजी राव और राजमाता विजय राजे सिंधिया की लड़की थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, बीजेपी की थी, बीजेपी में शामिल हुई थी, है ना। उसके बाद इनकी एक लड़की थी दोस्तों, जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजय राजे सिंधिया की एक लड़की थी जिसका नाम था यशोधरा राजे सिंधिया। छोटी लड़की थी इनकी यशोधरा राजे सिंधिया। ये लोकसभा में ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई, लोकसभा में ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई, बीजेपी की थी ये,
है ना। लोकसभा में ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई, बीजेपी की थी, यानी ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई है। तो ये कहानी यहाँ की समझ में आई कि वर्तमान की, है ना, वर्तमान की कहानी यहाँ पे अपने को समझने वाली बात है। बस इतना याद रखना है। जीवाजीराव सिंधिया मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। जीवाजीराव सिंधिया से क्या क्वेश्चन आ सकता है? मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। इसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? राजमाता विजय राजे सिंधिया। राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म सागर में हुआ था दोस्तों, याद रखना, जन्म भी पूछा गया है, सागर में हुआ था। राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म सागर में हुआ था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है इनकी, राजनीतिक जीवन का आरंभ, राजनीतिक जीवन की यात्रा का प्रारंभ होता है लोकसभा में निर्वाचन से, है ना। तो मैंने बता दिया था 1962 में कांग्रेस से टिकट मिली और कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में इन्होंने जनसंघ ज्वाइन कर लिया था। जीवाजीराव और इनका लड़का था माधवराव। माधवराव के बारे में मैंने बता दिया, कई बार ग्वालियर के सांसद रहे हैं और हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसका लड़का था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वर्तमान में गुना संसदीय सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले साल ही तक के कांग्रेस में था, बीजेपी में आ गया। ये दोनों की मैंने बता दिया। ये वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, बीजेपी से टिकट मिली और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, इतना याद रखना है। और यशोधरा राजे सिंधिया के बारे में बता दिया, लोकसभा में ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई है, लोकसभा में बीजेपी की है, ग्वालियर में बीजेपी से ज्वाइन है ना, ये बीजेपी ज्वाइन है, ये कांग्रेस ज्वाइन थे अभी तक के, यहां से कांग्रेस की पार्टी की शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया? ये है दोस्तों, यहां से इतना याद रखने की बनती है अपने को, बस बाकी अभी डिटेल में बताऊंगा तो आगे और काम की चीजें बताऊंगा। सिंधिया वंश के प्रमुख शासक देखेंगे अपन एक एक करके कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। राणोजी सिंधिया के बारे में बात करेंगे तो ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो राणोजी सिंधिया थे। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कनहेरा खेड़ा गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? कनहेरा खेड़ा गांव में हुआ था दोस्तों, कनहेरा खेड़ा गांव में हुआ था, है ना। याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नहीं। महाराष्ट्र के पास कहां हुआ था? महाराष्ट्र के पास कनहेरा खेड़ा गांव में हुआ था। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कनहेरा खेड़ा गांव में हुआ था, याद रखना है। इनके बाद शासक बनते, प्रमुख शासकों को डिस्कस करेंगे। महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी शासक थे। महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने 1771 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1771 को हुआ था। 14 जनवरी 1771 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी दोस्तों, इतना आपको पता होगा। अगला फैक्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में राणे खां ने, किसने? राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाए थे। महादजी सिंधिया के प्राण बचाए थे, इनका नाम याद रखना है। राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाए थे। किसने? राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाए थे। महादजी सिंधिया ने ही 1765 में गोहद के जाट राजाओं को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। कब? 1765 में गोहद के जाट राजा गोहद के जाट राजा, राणा नाम था उसका, राणा, है ना, राणा नाम था, राणा। गोहद के जाट राजा राणा को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, याद रखना है, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है ये, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसको अली गौहर भी कहते थे दोस्तों, इसको अली गौहर भी कहते थे, इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए थे। किसने? मुगल शासक शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार सौंपे थे। महादजी सिंधिया से इतना ही याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं एक दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो 1794 में चौथ वसूली के कारण, चौथ क्या होता था? ये चौथ दोस्तों एक चौथाई राजस्व प्राप्ति को कहा जाता था। एक चौथाई राजस्व प्राप्ति को चौथ कहा जाता था। चौथ, एक चौथाई राजस्व प्राप्ति को चौथ कहा जाता था। वसूली के कारण उन्हें हैदराबाद के निजाम को कुंडरला के युद्ध में हराया था। हैदराबाद के निजाम को
कुंडरला के युद्ध में हराया था। क्यों हराया था? तो 1794 में चौथ वसूली के कारण उन्हें हैदराबाद के निजाम को कुंडरला के युद्ध में हराया था, क्योंकि ये वसूल कर रहा था उससे, तो ये युद्ध में हराया था। 1810 में क्या होता है? 1810 में उन्होंने ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ सकता है अपने को, ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना किसने की? तो दौलत राव सिंधिया ने लश्कर क्षेत्र की स्थापना की थी 1810 में। 1810 में ही क्या होता है? दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर यानी लश्कर स्थानांतरित कर ली थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उज्जैन से राजधानी ट्रांसफर ग्वालियर किसने किया था करके। तो उज्जैन से राजधानी ट्रांसफर ग्वालियर दौलत राव सिंधिया ने किया था 1810 में, याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। उज्जैन से प्रारंभिक राजधानी अपन ने पढ़े, सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, है ना। फिर दौलत राव सिंधिया ने 1810 में ग्वालियर के लश्कर स्थानांतरित कर ली थी, याद रखना है। उन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की, इसलिए उन्हें मोतीवाला की संज्ञा भी प्रदान की गई है, यह भी अपने को याद रखना है। मोतीवाला किसे कहा जाता था? दौलत राव सिंधिया को कहा जाता था। उन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के बाजार की व्यवस्था की थी, मोतियों के व्यापार के बाजार की व्यवस्था की थी, इसीलिए उन्हें मोतीवाला की संज्ञा भी दी गई है। कवि पद्माकर, हिंदी कवि पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी कवि जो पद्माकर रहे हैं, पद्माकर के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब साहित्य पढ़ेंगे। तो हिंदी कवि जो पद्माकर रहे हैं वो किसके दरबार में थे, किस महाराजा के दरबार में थे, अपने को क्वेश्चन आ सकता है ना। दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे प्रसिद्ध हिंदी कवि पद्माकर दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे। 1825 में उन्होंने ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। 1825 में उन्होंने ग्वालियर में जो ग्वालियर का मोती महल कहां है? क्वेश्चन आएगा, ग्वालियर में। उसका निर्माण किसने करवाया था? दौलत राव सिंधिया ने करवाया था। मध्य प्रदेश के गठन तक ग्वालियर के मोती महल में, मध्य प्रदेश के गठन से पहले, देखो मध्य प्रदेश के गठन तक 1956 में गठन हुआ। 1956 से गठन के पहले मोती महल में मध्य भारत की विधानसभा आयोजित की जाती थी। मध्य भारत की विधानसभा लगना शुरू हो गई थी मध्य प्रदेश के गठन के पहले। का कि देश तो आजाद 1947 में ही हो गया था। मध्य भारत एक प्रमुख रियासत के रूप में, राज्य के रूप में गठन किया गया था, तो उसकी अपनी खुद की एक विधानसभा लगती थी। तो विधानसभा कहां लगती थी? तो मोती महल में लगती थी। ग्वालियर के मोती महल में मध्य भारत की विधानसभा का आयोजित की जाती थी। दोस्तों याद रखना है, आयोजित की जाती थी। अगला फैक्ट है 1810 में ही ग्वालियर में गोरखी पैलेस का निर्माण भी दौलत राव सिंधिया ने करवाया था, याद रखना है। गोरखी पैलेस कहां पर है? गोरखी पैलेस कहां पर है? ग्वालियर में। इसका निर्माण भी दौलत राव सिंधिया ने करवाया था 1810 में, और 1810 में ही राजधानी ट्रांसफर करवाया। आगे बात करेंगे हम जनको राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया का दंतक पुत्र था। ये दंतक पुत्र था। दंतक का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ लड़का, या गोद लिया हुआ लड़का। तो दंतक पुत्र था, गोद लिया हुआ लड़का था, है ना। इसका पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी बैजाबाई ने किया था। दोस्तों बैजाबाई, किसका पालन पोषण? इसका पालन पोषण, जानको राव सिंधिया का पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी बैजाबाई ने करी थी। तो बैजाबाई, देखो दौलत राव की मृत्यु के बाद बैजाबाई भी 1827 से लेकर 1833 तक के शासन करती है। बैजाबाई खुद उसको दंतक पुत्र बना के, राजा बना के खुद शासन करती है। तो बैजाबाई शासन करी है, बैजाबाई ने भी याद रखना है। बैजाबाई ने इनके समय ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में तैरता हुआ रंगमंच कहां पर है? तैरता हुआ रंगमंच कहां पर है? तो ग्वालियर में है। तैरता हुआ रंगमंच ग्वालियर में है, याद रखना है। कई बार आ गया पीईबी की एग्जाम में। इसी को बैजा ताल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी को बैजा ताल, क्योंकि बैजाबाई ने निर्माण करवाया था, इसको बैजा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये तैरता हुआ रंगमंच है, तैरता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन कई बार आ गया, मध्य प्रदेश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच कहां पे? ग्वालियर में है, याद रखना है। बैजाबाई या बैजाबाई उसी को बोलते थे।
बायजाबाई या बैजाबाई उसी को बोलते थे। सिंधिया ने उज्जैन में गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भी क्वेश्चन कई बार आ गया। गोपाल मंदिर कहां पर है? उज्जैन में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? बैजाबाई ने करवाया था, याद रखना है। दौलत राव की पत्नी थी बैजाबाई। बैजाबाई ने निर्माण करवाया था गोपाल मंदिर का। गोपाल मंदिर उज्जैन में है। मंदिर वाला टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे, लेकिन ये सब बातें यहाँ इतिहास से रिलेटेड याद रखना, यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? जयाजी राव सिंधिया गद्दी पर बैठा। जयाजी राव सिंधिया, और जयाजी राव सिंधिया से क्वेश्चन अपने को ये पूछेगा 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक जयाजी राव सिंधिया थे। जयाजी राव सिंधिया थे, याद रखना है, जयाजी राव सिंधिया याद रख लो। उसके बाद क्या होता है? 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया था। तो जयाजी राव सिंधिया के नाम पर ही जय विलास महल का नाम रखा गया, याद रखना है। जय विलास महल कहां पर है? ग्वालियर में है, जिसका निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। जय विलास महल का वास्तुकार कौन था? अब 1 नंबर महल है, बहुत जबरदस्त दिखता है, डिजाइन 1 नंबर है। तो उसका महल का डिजाइन किसने दिया था? वास्तुकार कौन था? उसका नाम था माइकल फिरोज। माइकल फिरोज था दोस्तों उसका वास्तुकार। जय विलास महल जो ग्वालियर में है, उसका वास्तुकार माइकल फिरोज था। माइकल फिरोज था, नाम याद रख सकते हैं इसका आप। शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना जयाजी राव सिंधिया के समय ही विकसित हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जयाजी राव सिंधिया के समय ही शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना विकसित हुआ था दोस्तों। ग्वालियर घराना विकसित हुआ था। ये जयाजी राव सिंधिया के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे नत्थू खां। नत्थू खां इनके गुरु थे। नत्थू खां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, है ना। नत्थू खां इनके गुरु थे दोस्तों, याद रखना है। नत्थू खां इनके गुरु थे। और प्रसिद्ध इनके दरबार में जब ये ग्वालियर घराना शुरू हुआ दोस्तों, तो अब ये नत्थू खां का पुत्र होता है। नत्थू खां का पुत्र था, दंतक पुत्र था। नत्थू खां का दंतक पुत्र था, जिसका नाम था निसार हुसैन खां। निसार हुसैन खां ग्वालियर घराने से संबंधित है ना। नत्थू खां से शिक्षा प्राप्त करी थी उनने। नत्थू खां के बाद ग्वालियर के महाराज ने निसार हुसैन को दरबार में रखा। निसार हुसैन खां को दरबार में रखा। निसार हुसैन खां को दरबार में रखा। उसका बाद उसका शिष्य आता है। उसका शिष्य, उनके सब शिष्य थे जिनके नाम थे, शिष्य परंपरा यहीं से शुरू होती है, जिसमें से शंकरराव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित है। शंकरराव पंडित। भाऊराव जोशी ग्वालियर घराने से संबंधित है। रामकृष्ण बाझे ये भी ग्वालियर घराने से संबंधित है। शंकरराव पंडित का एक पुत्र होता है जिसका नाम था कृष्णराव पंडित। कृष्णराव पंडित भी ग्वालियर घराने से संबंधित है ना। और उसके बाद उसका शिष्य हुआ राजा भैया पूछवाले। राजा भैया पूछवाले भी ग्वालियर घराने से संबंधित है। रामपुर के प्रसिद्ध मुश्ताक हुसैन भी ग्वालियर घराने से संबंधित है ना। घराने के गायक थे दोस्तों, ये सब ग्वालियर घराने शैली के गायक थे। जो मैंने नाम लिया एक बार सुन लो, उधर तो अपन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो यहां से ग्वालियर घराने की शुरुआत होती है, तो बाद में अपन इसको देख लेंगे। जयाजी राव से समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन माधोराव सिंधिया की। माधोराव सिंधिया को माधवराव प्रथम भी बोलते हैं। माधवराव का की एक नया वर्तमान का माधवराव अपन बाद में पढ़ेंगे। इसी को माधोराव नाम दे दिया गया, या माधवराव प्रथम भी बोलते हैं। माधवराव प्रथम ने 1886 से लेके 1925 तक के शासन किया है। 1925 तक के शासन किया है दोस्तों। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखो। माधवराव सिंधिया को आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है। अपने को ये पूछा जा सकता है, माधवराव सिंधिया को आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है। माधवराव के समय ही 1905 में भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी। जो भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि 1905 में भाप से बिजली किसके समय उत्पन्न की गई थी, अपने को पता होना। माधवराव के समय 1905 में ही भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी। इन्होंने जल आपूर्ति के लिए ग्वालियर के समीप तिघारा बांध का निर्माण करवाया था दोस्तों। तिघारा बांध, मैं नदी के टाइम पे, बांध के टाइम पे अपन ने इसके बारे में पढ़े। तिघारा बांध यह सांग नदी पर मुरैना जिले में स्थित है। तिघारा बांध जो है सांग नदी पर मुरैना जिले में स्थित है। 1916 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1916 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने, अंग्रेजों के टाइम के, राजा महाराजाओं के टाइम के हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध के रूप में जाना जाता है इसको। क्वेश्चन एक बार आ चुका है पीईबी की एग्जाम में, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध का नाम बताइए। तिघारा बांध, ग्वालियर के समीप मुरैना में तिघारा बांध किसके टाइम पे शुरू हुआ था? माधवराव सिंधिया ने बनवाया था। याद रखना है कि उधर साइड कृषि अच्छी हो सके, ग्वालियर क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। बात करेंगे 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। जॉर्ज पंचम भारत आया दोस्तों, जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम कब भारत आया? तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया था। तो मैं बता देता हूं पहले यहां से पढ़ के 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए शिवपुरी में जॉर्ज केसल भवन का निर्माण माधवराव सिंधिया ने करवाया था। अपने को यह क्वेश्चन पूछा जाता है जॉर्ज केसल भवन कहां पर है? शिवपुरी में। अब अपने को यह भी पता चल गया कि जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए जॉर्ज पंचम भारत आया तो उसके स्वागत के लिए बनवाया गया था ये भवन, ये भवन बनवाया गया था। तो जॉर्ज पंचम से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको पता होना। क्या होता है दोस्तों? जॉर्ज पंचम भारत आता है और भारत आने के पहले इसमें 1857 की क्रांति होती भारत में, तो अंग्रेज सरकार ऐसे हिल गई थी, है ना। तो 12 दिसंबर को 1911 की बात है, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज किंग पंचम ने दरबार लगा था वहां पे। उसके बाद इसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगा है, इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था, है ना। तो इसी ने ही 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। ऐलान कर दिया था 1911 में आके कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। तो दिल्ली राजधानी बनाने का ऐलान यहां ये हुआ था 12 दिसंबर 2011 को। जॉर्ज पंचम भारत आया, समझ में आ गया। जॉर्ज पंचम भारत आया, महारानी मैरी के साथ भारत आया था। महारानी मैरी के साथ भारत आया था और उनके तिलक में दिल्ली दरबार सजा, दिल्ली दरबार और कई सम्राट और सब लोग गए थे वहां पे। ऐसा हुआ, भारत यात्रा हुई थी और उसी टाइम पे जॉर्ज केसल भवन, ये समझ में आ गया। अगला, ग्वालियर में फूल बाग का निर्माण माधवराव ने करवाया था। ग्वालियर में क्या है? फूल बाग का निर्माण माधवराव ने करवाया था और इसका उद्घाटन वेल्स के राजकुमार द्वारा 1922 में उनकी भारत यात्रा के दौरान करवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था दोस्तों। यह क्वेश्चन आ चुका, इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया उस टाइम पे भारत में क्या चल रहा था? तो उस टाइम पे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। यह भी क्वेश्चन आया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान भारत में कैसी स्थिति थी? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसने देखा रोड पूरी खाली है, दुकानें बंद है, तो हिल गया था वो भी। समझ में आ गया? यहां से इतना ही याद रखना है अपने को, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया एक बार। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया तो उस टाइम पे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इनके समय 1889 में ग्वालियर में विक्टोरिया भवन का निर्माण किया गया था। विक्टोरिया भवन कहां पे? ग्वालियर में। किसके समय निर्माण किया गया था? माधवराव सिंधिया के समय, याद रखना है। जिसके बाद उसका नाम बदलकर बाद में उसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया। इतना याद रखें, विक्टोरिया भवन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अपन जीवाजी राव सिंधिया की। तो जीवाजी राव सिंधिया, अंग्रेज ने इन्हें 1936 में महाराज की उपाधि दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, महाराज की उपाधि किसको दी गई थी? महाराज की उपाधि 1936 में जीवाजी राव सिंधिया को दी गई थी। जीवाजी राव सिंधिया को दी गई थी। अगला फैक्ट देखिए, 23 जनवरी 1948 में जीवाजी राव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया था दोस्तों। किसके समय किया गया था? इसके समय, जीवाजी राव सिंधिया के समय 23 जनवरी 1948 को जीवाजी राव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया था, है ना। और मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो पंडित नेहरू मध्य प्रदेश आया, यानी मध्य भारत आया, और वहां पे जो 38 रियासतें थी, 38 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया था। मध्य भारत 38 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया था। और 28 मई तारीख इंपॉर्टेंट है। 28 मई 1948 को ग्वालियर रियासत के राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 मई 1948 को ग्वालियर रियासत के राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया ने शपथ ली थी। ये याद रखना, पूछा जाएगा अपने को। अगला फैक्ट देखिए उसके बाद क्या है। जीवाजीराव सिंधिया विक्रम और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए हैं। तो विक्रम और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, याद रखना है। 1961 में मुंबई में जीवाजीराव की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण हो जाती है दोस्तों। 1961 में मुंबई में जीवाजीराव की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण हो जाती है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। 1936 के समय कमला राजा अस्पताल ग्वालियर में बनाया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1936 में इनके समय कमला राजा अस्पताल ग्वालियर में बनाया गया था। इतने तो ये प्रमुख शासक थे जो प्रमुख रहे हैं, जिनसे रिलेटेड अपने को जानकारी पता होना वो अपन ने पढ़ चुके, है ना, इतना याद रखें। सिंधिया वंश का स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा है उसको देख लेते हैं अपन। देखो आप थोड़ी देर रुक जाइए, बस हम सिंधिया वंश का स्थापत्य कला का योगदान डिस्कस करेंगे। स्थापत्य कला स्थान और निर्माणकर्ताओं के बारे में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे मोती महल की, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपने को। मोती महल कहां पे? ग्वालियर में। इसका निर्माण दौलत राव सिंधिया ने करवाया था। इसका निर्माण दौलत राव सिंधिया ने करवाया था दोस्तों। मोती महल, है ना, मोती महल सिंधिया राज्य का सचिवालय भी था। मोती महल जो था सिंधिया राज्य का सचिवालय भी था, सचिवालय था। आजादी के बाद 1947 में मध्य भारत राज्य की स्थापना के साथ मोती महल में मध्य भारत राज्य की स्थापना के साथ मोती महल में विधानसभा भी लगती थी। मोती महल में विधानसभा लगती थी, है ना, मध्य भारत की विधानसभा मोती महल में लगती थी, मैंने बता दिया था। और राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया ने यहीं पे शपथ ली थी, यही वाले मोती महल में, मैंने बताया था। 28 मई 1948 को ग्वालियर रियासत के राज्य प्रमुख के रूप में। बस इतना याद रखे अपन ने। मोती महल ग्वालियर निर्माण याद रखना है किसने करवाया? दौलत राव सिंधिया ने। बेजाताल ग्वालियर में स्थित तालों में से एक है। कई सारे ग्वालियर में ताल है, तालों में से एक है, ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था। बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था। दौलत राव सिंधिया की रानी, है ना, बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था। दौलत राव सिंधिया की पत्नी ने करवाया था 1850 में। इस ताल का निर्माण 1850 में महारानी बैजाबाई के नाम पर रखा गया, बैजाबाई। और यहीं पे वर्तमान में इसी को मध्य प्रदेश में तैरता हुआ रंगमंच के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है। इसी को मध्य प्रदेश में तैरता हुआ रंगमंच कहां पर है? ग्वालियर में, इसी को जाना जाता है। अगला है जय विलास महल दोस्तों। जय विलास महल ग्वालियर में सिंधिया राजवंश का वर्तमान निवास स्थान ही नहीं बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है। देखने जाते हैं लोग, वहां टिकट लगती है ना। तो ये सिंधिया राज्य परिवार का वर्तमान निवास स्थान ही नहीं बल्कि भव्य संग्रहालय भी है। इस महल में 35 कमरों के संग्रहालय बना हुआ है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है दोस्तों, इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है ये। हाँ, अपने को क्या पूछा जाएगा? जय विलास महल कहां पर है? ग्वालियर में है। इसका निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। जय से याद रखना है, जयाजी। इसका निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। जॉर्ज केसल भवन, तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया था, जॉर्ज केसल भवन जो है शिवपुरी में है, बांधवगढ़ के किले, माधव नेशनल पार्क में है। जॉर्ज केसल भवन शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में है। इसका निर्माण माधव राव सिंधिया प्रथम ने करवाया था। जब भारत आने वाला था अपना जॉर्ज पंचम, है ना, जब जॉर्ज पंचम 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए शिवपुरी में एक भवन बनवाया गया था कि जॉर्ज पंचम यहाँ आने के बाद यहाँ पे शिकार विकार कर सके करके उसके लिए रातों रात खड़ा करा गया था और बनवाया गया था जॉर्ज पंचम आ रहा है करके। तो जॉर्ज पंचम आया, शिकार क्षेत्र था, है ना। तो ये इतना याद रखना है बस। जो माधव नेशनल पार्क है दोस्तों, वो ग्वालियर के राजाओं का शिकार घर हुआ करता था। तो यहाँ पे एक महल बनवा के रखे थे उनने, यहाँ पे आते थे, यहाँ से शिकार विकार करते थे। आगे समझ।
फूलबाग की बात करेंगे दोस्तों हम। फूलबाग ग्वालियर का एक सुंदर उद्यान है, पार्क है। फूलबाग ग्वालियर का एक सुंदर पार्क है। माधवराव सिंधिया प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। बस तत्कालीन माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। इसका उद्घाटन वेल्स के राजकुमार के द्वारा 1922 में किया गया था, है ना। वेल्स का जो राजकुमार भारत आया था, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1922 में, उस टाइम पे इसका उद्घाटन किया गया था। फूलबाग में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है दोस्तों ग्वालियर में। फूलबाग में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में, इतना याद रखना है अपने को। बात करेंगे विक्टोरिया भवन की, तो विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है, माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है, माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट है तो समझ में आ गया, विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है, माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है, माधवराव सिंधिया ने निर्माण करवाया था। इंडो ब्रिटिश शैली का बेहतरीन उदाहरण है ये महल। इंडो ब्रिटिश शैली का बेहतरीन उदाहरण है ये महल, है ना। विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है, याद रखना है। गोपाल मंदिर की अगर बात करें हम, गोपाल मंदिर उज्जैन में है ना। गोपाल मंदिर उज्जैन में है, इसको द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर भी बोलते हैं, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर भी बोलते हैं उज्जैन में। इसका निर्माण बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था, याद रखना है। इसका निर्माण बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है ना। उज्जैन में है। दौलत राय की पत्नी बैजाबाई ने करवाया था, दौलत राय की पत्नी बैजाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। और मंदिर के गर्भगृह में, जो मंदिर के गर्भगृह में लगा रत्न, मंदिर के गर्भगृह में लगा रत्न दौलत राय सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया था। दौलत राय सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया था, क्योंकि गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, है ना। गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और फिर उसने वहां से छींट के प्राप्त करके यहां लगाया है। तो इतना अपने को जानकारी होना बस। मंदिर के गर्भ में लगा रत्न दौलत राय सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया और यहां लगवाया था, इतना जानकारी होना बस। इतने स्थापत्य कला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को कहां पे है, और अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ वो पूछेगा, है ना। तो हमारा यार टॉपिक खत्म हुआ, इसमें सिंधिया वंश हमने डिस्कस किए दोस्तों, है ना। इसकी पृष्ठभूमि देखे, राजधानी याद रखना है, कब परिवर्तन हुई, क्या हुई, प्रमुख शासकों के नाम एक बार देख लेना है, और कंफ्यूज नहीं करना है कि माधवराव सिंधिया का नाम दो बार कैसे आ रहा है। ये माधवराव सिंधिया प्रथम है, एक माधवराव सिंधिया वर्तमान वाला है ना। देखो सन से हिसाब से समझ में आ जाएगा तुमको, तो ये पूरा एक बार देख लेने का है अपने को। और ये जो मैंने यहाँ पे कहानी बताया था इसको भी थोड़ी सी आपको समझने में, प्रमुख शासकों के नाम में किनका क्या योगदान रहा है और इसके किनके टाइम पे कौन सा रोल प्ले हुआ है ना। कुछ किए हैं उनने इंपॉर्टेंट, तो वो उसको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री में अपने को बस। हर ये एक चीज छूट गया, ये चाय पे चर्चा वाली बात देख लेते हैं। तो क्या तुम्हें पता है, नहीं पता है, देख लेते हैं क्या है। तो 1924 में ग्वालियर की सिंधिया रियासत में तानसेन समारोह की शुरुआत की गई थी। अब जानकारी के लिए बता दूं कि 1924 में ग्वालियर में सिंधिया रियासत ने तानसेन समारोह की शुरुआत की थी, याद रखना है। तानसेन समारोह की शुरुआत 1924 में ही कर दी गई थी। पहले यह 3 दिन का हुआ करता था, फिर काफी लोकप्रिय होने के कारण इसको 5 दिवसीय कर दिया गया। दिसंबर 2021 में 97वां तानसेन सम्मान आयोजित किया गया था। तानसेन सम्मान बोल रहा हूं, तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था ग्वालियर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? ग्वालियर में। 1924 से शुरू किया, ग्वालियर रियासतों ने शुरू किया था, इसको याद रखना है। खत्म। मिलते हैं आप अगले लेक्चर में, हम मध्य प्रदेश के प्रमुख युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे, युद्ध से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज भी नहीं आ रहे। धन्यवाद।